हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में का जो फर्स्ट पार्ट हमने कल डिस्कस कर लिया था। उसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो कल हमने बता दिए थे। कल हमने राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत था वो भी समझाया था। इसके साथ साथ सप्तांग सिद्धांत में दो महत्वपूर्ण, सबसे पहले राजा और दूसरा अमात्य, ये दो अंग हमने डिस्कस भी कर लिए थे। ठीक है, आज हम जो हमारे 5 अंग रह जाते हैं वो देखेंगे कि जो 5 अंग राज्य के बाकी बचे हुए हैं प्राचीन शासन प्रणाली में, उन 5 अंगों का क्या क्या महत्व था। ठीक, तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनपद से। ठीक है, क्योंकि दो अंग हम कल देख चुके हैं, राजा और अमात्य, ये दो अंग हम कल देख चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं जनपद से। जनपद में भूमि, इसे भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, जनपद या भूमि, या फिर उस क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या। जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में जनपद से 3 अर्थ लिए गए हैं राज्य के सप्तांग में। या तो उसे जनपद कहा गया है, या उसे भूमि कहा गया है, या फिर जनसंख्या कहा गया है उस क्षेत्र की। जो मानव शरीर है, क्योंकि आपको हमें पता है, हमने कल देखा था कि उन्होंने राज्य की तुलना एक जीवित जीव के शरीर के अंगों से की थी। तो मानव शरीर की जो पैर होते हैं, ठीक है, जनपद की तुलना उन्होंने मानव शरीर के पैर से की थी। इसमें इन्होंने राज्य का क्षेत्र प्लस जनसंख्या, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि राज्य का क्षेत्र और जनसंख्या दोनों को शामिल किया है। राज्य का क्षेत्र और जनसंख्या, जनपद में दोनों शामिल है। दूसरा, राज्य की जो आर्थिक प्लस जनसांख्यिकी, जनसंख्या और आर्थिक आधार इन्होंने किसे बताया है, वो बताया ग्रामीण आबादी को। इससे मतलब क्या है, इससे मतलब ये है कि देखिए, राज्य की जो आय होती है, ठीक है, अर्थ का आधार है, जो आय का आधार है, वो आधार क्या है, वो भी ग्रामीण आबादी है, कि राज्य को ग्रामीण आबादी से ज्यादा आय प्राप्त होती है। और दूसरा, जनसांख्यिकी का मतलब क्या है कि जो ज्यादातर जनसंख्या है, ज्यादातर लोग है, वो कहाँ रहते हैं, वो गाँव में ही रहते हैं। ठीक है, लोगों का निवास भी ज्यादातर गाँव में ही है। ठीक, उसके बाद जो कौटिल्य है, कौटिल्य ने जो ग्रामीण आबादी है, ग्रामीण आबादी के बारे में उनका मानना था कि ये आबादी शारीरिक रूप से भी मजबूत होती है और मानसिक रूप से भी मजबूत होती है। और इसीलिए ये क्या है, इसीलिए ये आर्थिक रूप से हमने देख लिया है कि आर्थिक आधार पे उन्होंने ग्रामीण जनसंख्या को बताया था। तो उनका मानना था कि देखिए, जो ग्रामीण आबादी है वो शारीरिक रूप से भी मजबूत होती है, मानसिक रूप से भी मजबूत होती है और आर्थिक रूप से भी मजबूत होती है। इसीलिए इन क्षेत्रों में उन्होंने, ग्रामीण क्षेत्रों में, मद्यपान यानी कि शराब का सेवन, जुआ, तरह की जो क्रियाएं हैं वो क्रियाएं प्रतिबंधित की हुई थी। ठीक है, कि गांव में ये सब काम नहीं चलेंगे, शराब नहीं पिएगा कोई व्यक्ति, जुआ नहीं खेलेगा, इस तरह के जो कार्य हैं वो कार्य नहीं चलेंगे। हालांकि वर्तमान समय में देखें तो सबसे ज्यादा कार्य ये गाँव में ही हो रहे हैं। उसके बाद में शहर की अपेक्षा, ये उन्होंने कहा था कि जो शहर हैं, शहरों के लोगों में ना तो उतनी शारीरिक शक्ति होती है, ना इतनी मानसिक शक्ति होती है जितनी कि गांव के लोगों में होती है। फिर हम यहाँ देख रहे हैं जनपद भूमि। ठीक है, जनपद और भूमि के बारे में देख रहे हैं, जो राज्य का एक अंग है। आपको मन में ये ध्यान रख के चलना है, पढ़ना, जो राज्य के सभी अंग है, उन सभी अंगों को पढ़ते समय आपको ध्यान ये रखना है कि हम ये राज्य के अंग पढ़ रहे हैं, तो राज्य में इन अंगों को पढ़ते समय क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, वो सारी चीजें आपको अपने दिमाग में, माइंड में रखनी है, सेट रखनी है पहले से ही। ठीक, उसके बाद ग्रामीण आबादी में इन्होंने कहा था कि देखिए, जो शूद्र वर्ग के लोग हैं, हालांकि प्राचीन जो हमारे ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है कि शूद्र वर्ग के लोगों पर भूमि का कोई आधिपत्य नहीं होगा। ठीक है, भूमि उनकी कोई नहीं होगी, अपनी भूमि कोई नहीं होगी, वो केवल एक सेवक के रूप में, या एक कह सकते हैं कि दास के रूप में शासक की भूमि पर कार्य करेंगे, या अमीर वर्गों की भूमि पर कार्य करेंगे। लेकिन जो कौटिल्य है, कौटिल्य ने शूद्र वर्ग को भी भूमि पर अधिकार देने की बात कही है। उनका मानना था कि जो खेती, उन्होंने देखिए, वो एक जो कौटिल्य थे, कौटिल्य एक बहुत व्यावहारिक विद्वान थे। उनका मानना था कि आप जो ज्यादातर भूमि सरकार के खाली पड़ी हुई है, राजा के शासन की जो ज्यादातर भूमि खाली पड़ी हुई है, आप किसी एक वर्ग को वो भूमि इसलिए किराए पर नहीं दे रहे हो, या इसलिए उस भूमि पर काम नहीं करने दे रहे हो कि वो शूद्र वर्ग है। जबकि उससे हानि किसे हो रही है, उससे हानि हो रही है राजा को, उसको हानि हो रही है। क्यों हानि हो रही है, कि अगर जो ये शूद्र वर्ग है, ये शूद्र वर्ग किसी भूमि पर खेती करेगा, ठीक है, तो खेती करेगा तो फसल आएगी तो वो राजा को कुछ ना कुछ कर देगा। जैसे हमें पता है कि जो किसान होते थे, किसान राजा को अपनी आय का 6वां हिस्सा कर के रूप में देते थे।
तो उनका मानना था कि जो भूमि खाली पड़ी हुई है वो आप शूद्र वर्ग के लोगों को दो, शूद्र वर्ग के लोगों को दोगे तो वो उस पर खेती करेंगे, और जब वो उस पर खेती करेंगे तो राज्य की आय में वृद्धि होगी। ठीक है, इसीलिए इन्होंने कहा था कि जो शूद्र वर्ग है, शूद्र वर्ग के लोगों को भी भूमि पर अधिकार दीजिए। ठीक है, भूमि पर अधिकार दिए जाने चाहिए जिससे कि वो भूमि को खेती योग्य बना सके और राज्य की आय में वृद्धि कर सके। फिर इन्होंने जो वन थे, उस समय जो वन थे, वनों को ग्रामीण क्षेत्र में बताया था कि जो वन है उनका सामरिक महत्व भी है और उनका आर्थिक महत्व भी है। सामरिक महत्व कैसे है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो वन होते हैं वो वन घने होते हैं, कोई भी अगर दुश्मन आएगा, कोई भी अगर शत्रु वनों के माध्यम से राज्य में घुसने का प्रयास करता है या फिर युद्ध करने का प्रयास करता है, तो जो शासक है, शासक की जो सेना है, वो सेना को पता होगा कि जो ये वन है, ठीक है, वन क्षेत्र है, इन वन क्षेत्रों में कौन कौन से रास्ते हैं, कहाँ कहाँ से जो दुश्मन देश है, जो शत्रु देश है, उस पर हमला किया जा सकता है। ठीक है, तो इनका एक तो सामरिक महत्व भी होता है। जैसे कि हमें पता, गुरिल्ला युद्ध के बारे में हमें पता है। गुरिल्ला युद्ध क्या होता था कि गुरिल्ला युद्ध पुरानी शासन एक पद्धति थी जिसमें जो सैनिक होते थे वो या तो पहाड़ियों के पीछे छिपकर बैठ जाते थे या फिर वो वनों के पीछे छिपकर बैठ जाते थे, वनों के ऊपर चढ़कर बैठ जाते थे। तो जब क्या होता था कि जब किसी शत्रु शासक की कोई सेना की टुकड़ी उस रास्ते से गुजर रही होती थी जहां वो सैनिक बैठे हुए होते थे, तो वो अचानक उस सैनिक टुकड़ी पर हमला कर देते थे। ठीक है, और इसी युद्ध को क्या कहा जाता था, गुरिल्ला युद्ध कहा जाता था। इसीलिए उसने कहा है कि जो वन है, वनों का सामरिक महत्व भी है। आर्थिक महत्व क्या है? आर्थिक महत्व, वनों से हमें बहुमूल्य लकड़ी प्राप्त होती है, दवाइयां प्राप्त होगी, रंग प्राप्त होंगे। ठीक है, इस तरह की जो चीजें हैं ये वनों से ही प्राप्त होंगी। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों को में जो वन है, वनों का सामरिक महत्व भी है और आर्थिक महत्व भी है। ठीक है, ग्रामीण आबादी को उन्होंने बहुत महत्व प्रदान किया था, शहरी आबादी के बजाय उन्होंने ग्रामीण आबादी पर ज्यादा बल दिया था कौटिल्य ने। ठीक, तो देखिए ये था राज्य का जो तीसरा अंग है, तीसरा अंग जनपद या भूमि या जनसंख्या। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हमने देख लिए हैं। ठीक है, कौन सा अंग है? ये तीसरा अंग है राज्य का। राज्य के तीसरे अंग के रूप में हमने ये सारे तथ्य देखे हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं दुर्ग या किला। ठीक है, राज्य का चौथा अंग। ये मानव शरीर के किस अंग का नेतृत्व करता है? भुजाओं का। कि दुर्ग और किला राजा के लिए कैसे हैं? जैसे कि इंसान के लिए उसकी भुजाएं होती हैं, उसकी बाजू होती है, वैसे ही राजा के लिए किसका महत्व है? उसके किले का महत्व है। तो कौटिल्य का कहना था कि जो राजकोष होगा और जो सेना होगी, इसकी जो सुरक्षा है वो किस पर निर्भर करती है? किले पर, किले की संरचना पर। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन जो हमारी शासन पद्धति है उसमें सबसे महत्वपूर्ण दो अंग कौन से होते थे? यही होते थे, एक तो राजा का खजाना भरा हुआ होना चाहिए, एक राजा के पास बेहतर सेना होनी चाहिए, कुशल सेना होनी चाहिए। ठीक है, अगर राजा के पास यही दो चीजें नहीं होगी या इन दोनों चीजों की सुरक्षा संभव नहीं हो पाएगी तो जो राज कार्य है, जो शासन कार्य है, वो शासन कार्य बेहतर ढंग से नहीं चल पाएंगे। इसीलिए जो कौटिल्य ने इन दोनों की सुरक्षा को बहुत महत्व दिया था और इसलिए उन्होंने कहा था कि देखिए जो राजकोष है उसकी और जो सेना है उसकी जो सुरक्षा होगी वो किले की संरचना पर निर्भर करेगी। अगर किला मैदानी भूमि में होगा, उसकी सुरक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं किए जाएंगे तो जो बाहरी आक्रमण है, बाहरी आक्रमणों से किले की सुरक्षा करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यदि किला अगर कहीं किसी ऐसी जगह पर है, जैसे किसी पहाड़ पर है, नदियों के बीच में, जल के बीच में है, ठीक है, पहाड़ पर है, इस तरह के जो किले होंगे, इन किलों की जो सुरक्षा है वो सुरक्षा बेहतर ढंग से हो जाती है। इन किलों में अगर जो दूसरे राज्य आक्रमण करेंगे, आक्रमण करने से पहले कई बार सोचते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें फिर आगे हम देख लेते हैं, इन्होंने जो किला निर्माण है, किले निर्माण के 4 स्थान बताए हैं। ठीक है, 4 स्थान कैसे हैं? प्राकृतिक स्थान बताए हैं कि 4 प्राकृतिक स्थान ऐसे होंगे जिन स्थानों पर जो किले हैं, किलों की स्थापना की जा सकती है और जिससे किले की सुरक्षा संभव हो पाती है। इन 4 स्थानों के बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला इन्होंने बताया ओदक किला। ओदक किला कैसा होगा? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होगा, जल से जो घिरा हुआ किला होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम ओदक किला कहेंगे, चारों तरफ से जल से घिरा हुआ किला। दूसरा है पर्वत किला। इसे इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना था कि पर्वत पर अगर कोई किला है तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। वहां पर जो दूसरे राज्यों के आक्रमण करने की जो संभावना है वो संभावना कम होती है अगर किसी राज्य का जो किला है वो पर्वत के ऊपर है। फिर तीसरा उन्होंने बताया था धनवन किला। ये कहाँ होगा? ये रेगिस्तान में होगा। और फोर्थ उन्होंने बताया था वन किला।
ठीक है, जो वनों में स्थित होगा, वनों के बीच में स्थित होगा। ये 4 किले इन्होंने ऐसे बताए थे कि प्राकृतिक रूप से अगर इन किलों की किले की स्थापना इन 4 स्थानों पर होती है, किसी भी राज्य के किले जो हैं वो इन 4 स्थानों पर उनकी स्थापना होती है, तो वो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाएंगे। ठीक है, दूसरे राज्यों की जो आक्रमण करने की प्रवृत्ति है वो इन किलों पर कम देखी जाएगी। इसके साथ साथ इन्होंने जो राज्य की राजधानी, ठीक है, किले की जो राजधानी है, राजधानी के बारे में इन्होंने कहा था कि जो राजधानी होनी चाहिए, राजधानी राज्य के केंद्र में होनी चाहिए। ठीक है, राज्य के बीच में राजधानी होनी चाहिए और 4 राजधानियां किसी भी राज्य की होनी चाहिए। क्यों 4 राजधानियां होनी चाहिए? इन्होंने बताया था कि जो प्रत्येक जाति है, प्रत्येक जाति की एक राजधानी होनी चाहिए। कि अगर ब्राह्मणों की राजधानी है तो वहां सारे ब्राह्मण रहेंगे, क्षत्रियों की राजधानी है तो सारे क्षत्रिय रहेंगे, वैश्यों की राजधानी है तो सारे वैश्य रहेंगे, और जो शूद्रों की राजधानी है तो सारे शूद्र रहेंगे। तो 4 जातियों के आधार पर इन्होंने 4 राजधानियां बनाने की बात कही थी। और इन्होंने कहा था कि जो राजधानी है, राजधानी कहाँ होनी चाहिए? राज्य के केंद्र में होनी चाहिए, राज्य के बीच में होनी चाहिए। अब हम 3rd नंबर पर देख लेते हैं कोष या खजाना। 5th है ये हमारा। और इसकी जो तुलना है, इसकी तुलना जो कौटिल्य ने मानव के मुख से की थी। ठीक, मुख से इसकी तुलना की थी। कोष के बारे में उनका क्या कहना था? जो राज्य की जो संपत्ति है, राज्य जो संपत्ति प्राप्त करेगा वो कानूनी रूप से प्राप्त करेगा, कानूनी रूप से प्राप्त करेगा, मतलब उन्हीं तरीकों से प्राप्त करेगा जो तरीके कानून में दिए गए हैं। ठीक है, उन तरीकों के अलावा कोई और तरीका राज्य संपत्ति एकत्र करने के लिए नहीं अपनाएगा। वो संपत्ति या तो राजा को विरासत में मिलेगी, या राजा अपने प्रयासों से उस संपत्ति को कमाएगा। कोष के बारे में उनका कहना था कि देखिए, जो कोष है, कोष में जो खजाना है, खजाना कैसे प्राप्त करेगा राजा? राज्य की जो संपत्ति होगी, राज्य की संपत्ति प्राप्त करने के लिए राजा कानूनी रूप से सहारा लेगा, कानूनी तरीकों से राज्य की संपत्ति प्राप्त करेगा, और कानूनी तरीके से जो संपत्ति है वो या तो उसे विरासत के रूप में मिल सकती है या वो अपने प्रयासों से उस संपत्ति को कमाएगा। ठीक, दूसरा उनका कहना था कि देखिए, आपदा के समय उनका कहना था कि जो आपदा है वो चाहे कितनी भी लंबी हो जानी चाहिए। ठीक है, आपदा चाहे कितनी भी लंबी हो, लेकिन राजा के कोष में इतना खजाना हो कि आपदा से निपटा जा सके। चाहे आपदा 6 महीने चल रही है, चाहे 1 साल चल रही है, चाहे 2 साल चल रही है, राजा के कोष में इतना खजाना होना जरूरी है जिससे कि आपदा से बेहतर ढंग से निपटा जा सके, सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। फिर उन्होंने कहा था कि जो खजाना है, खजाना कहाँ रखना है? सुरक्षित राजधानी में रखना है, ऐसी राजधानी में रखना है जहां पर पता हो कि वहां पर कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जो खजाना है, खजाना सुरक्षित रह सकता है। उसके बाद जो खजाने का उपयोग है वो राज दरबार के कार्यों के लिए किया जाना चाहिए, शाही सेना के वित्त पोषण हेतु किया जाना चाहिए, वित्त पोषण के लिए किया जाना चाहिए। मतलब जो खजाना है, खजाना का जो प्रयोग है वो प्रयोग राजकाज कार्यों में ही किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए आप खजाने का उपयोग कर रहे हैं, खजाने का उपयोग राजकार्यों में ही किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा था कि देखिए, जो राजा है, राजा के पास अगर अच्छे वित्तीय संसाधन है, कि जो राजा है अगर अपनी सेना को समय पर वेतन देने में सफल है, ऐसा नहीं है कि सेना उसने रखी हुई है लेकिन उन्हें 6-6 महीने वेतन नहीं दिया जा रहा है, 1-1 साल तक वेतन नहीं दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर राजा के पास अच्छे वित्तीय संसाधन नहीं होते हैं तो वो एक संगठित सेना रखने में भी सफल नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर उसके पास वित्तीय संसाधन अच्छे हैं तो उसकी जो सेना है, सेना भी संगठित होगी, संगठित सेना रखने में वह सफल होता है। उसके बाद राज्य का जो मुख्य कर है, मुख्य कर उन्होंने बताया था, मुख्य कर जो कृषि है, कृषि के उत्पादन का, ठीक है, कृषि उत्पादन का जो छठा भाग है वो उन्होंने बताया था कि जो ये उत्पादन का छठा भाग है, इससे राज्य को ज्यादा आय राज्य को इसी कर से प्राप्त होती है। ठीक है, कृषि कर से। दूसरा, फिर उन्होंने कुछ विशेष शुल्कों की भी बात की है। राज्य की आय के लिए विशेष शुल्क किस किस कार्यों पर दिए जाएंगे? तो बेचने वालों पर, जुआ खेलने वालों पर, सड़क पर टोल कर, जो आभूषण बिक्री है, आभूषण बिक्री में भी मुख्य विशेष कर लगाया जाता था। उसके बाद में एक वैश्यावृत्ति कर भी लगाया जाता था, कि जो वैश्यावृत्ति का काम होता था, वैश्यावृत्ति का काम उस समय मौर्य काल में
कैसा होता था, एक व्यवसायिक कार्य होता था, व्यवसायिक रूप से होता था, और इस पर भी कर लगाया गया है, मुख्य कर लगाया गया, विशेष कर लगाया गया है कौटिल्य के द्वारा। अब देखिए, ये कर लगाने के बारे में तो उन्होंने बता दिया, खजाना इकट्ठा करने के बारे में तो उन्होंने बता दिया है, लेकिन इसके साथ साथ कौटिल्य का एक कहना ये भी था कि जो जनता है, जनता पर राजा को अधिक कर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, इतने कर नहीं लगाने चाहिए ताकि राज्य करों को देने में ही सफल ना हो पाए, ठीक है। इस अगर राजा ऐसा करेगा, राजा ऐसी नीति अपनाएगा जिससे कि जो जनता है, जनता कर देने में सफल ना हो पाए, तो इससे राज्य में विद्रोह भड़कने की संभावना ज्यादा रहती है, राज्य के फिर संसाधन खाली होने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया क्या, कोष या खजाना। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं, दंड या सेना। राज्य के सप्तांग सिद्धांत में अगला जो है हमारे पास वो है दंड या सेना। दंड या सेना को उन्होंने राज्य का क्या कहा है, मस्तिष्क कहा है, व्यक्ति का दिमाग का है, व्यक्ति के दिमाग से इसकी तुलना की है कि जैसे एक व्यक्ति के शरीर में उसका दिमाग होता है, वैसे ही जो दंड है या सेना है वो राज्य में क्या है, राज्य का मस्तिष्क है। इसके बारे में उन्होंने जो सैनिक है, सैनिकों के कुछ गुण बताए हैं, सैनिकों के गुण बताए हैं। कौन कौन से गुण बताए हैं सैनिकों के, जो सैनिक है वो मजबूत होने चाहिए, किसी भी परिस्थिति को झेलने में सक्षम होने चाहिए, आज्ञाकारी होने चाहिए, राजा जो उन्हें बात कह रहा है, राजा जिस तरीके जो भी बात उन्हें कह रहा है, जो भी कार्य उन्हें करने को कह रहा है वो करने वाले होने चाहिए, लंबे अभियान झेलने में सक्षम होने चाहिए, कि अगर किसी राजा से युद्ध करते समय अधिक समय हो गया है, ठीक है, सेना अधिक समय से लड़ रही है, तो ये एक उनका सेना का गुण है कि सेना उन लंबे अभियानों को झेलने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है, सेना सक्षम होनी चाहिए कि जो लंबे अभियान राजा चला रहा है, युद्ध कर रहा है, उन्हें झेलने में वो सक्षम हो। उसके बाद उनके अंदर धीरज भी होना चाहिए, ठीक है, धीरज होना चाहिए। जो युद्ध संबंधी कलाएं हैं, युद्ध संबंधी सभी कलाओं में वो निपुण होने चाहिए। इसके बाद जो सभी हथियार हैं, ठीक है, युद्ध संबंधी जितने भी हथियार हैं, उन हथियारों को वो चलाने में सक्षम होने चाहिए। ये सभी हम देख रहे हैं सैनिकों के गुण। इसके अलावा उन्हें लड़ाइयों के अनुभव भी हो, अनुभवी सैनिकों को राजा सेना में शामिल करें, और राजा के अलावा उन्हें किसी बात में दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि जो राजा कह रहा है सिर्फ उसी चीज में उसकी दिलचस्पी होनी चाहिए, राजा के अलावा किसी चीज में उनकी दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सैनिकों के बारे में सैनिकों के ये गुण बताए थे कौटिल्य ने। कौन कौन से गुण देखे हमने, मजबूत होने चाहिए, आज्ञाकारी होने चाहिए, लंबे अभियानों को सहन करने में सक्षम होने चाहिए, उनके अंदर धीरज होना चाहिए, युद्ध संबंधी सारी कलाओं में वो निपुण होने चाहिए, सभी हथियार चलाने में वो सक्षम होने चाहिए, उन्हें कई लड़ाइयों के अनुभव भी होने चाहिए, और राजा के अलावा उन्हें किसी बात में दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो कौटिल्य ने सेना के प्रकार बताए हैं, ठीक है, कि एक राज्य में सेना के कितने प्रकार होंगे। कोई कितने प्रकार बताए हैं, 6। कौन कौन से, नंबर एक पर है कुल की सेना, जिसे उन्होंने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया था। कुल की सेना कैसे होगी कि वंशानुगत आधार पर ये सैनिक होते हैं, वंशानुगत आधार पर कि जिसका पिता सैनिक है उसका बेटा भी आगे सैनिक है। इसे महत्वपूर्ण उन्होंने इसलिए बताया था कि देखिए, एक तो ये पीढ़ियों से राजा जो शासक है, शासक के साथ काम करने वाले रहे हैं, पीढ़ियों से इनके लोग शासक के साथ काम करते आ रहे हैं, तो इनका जो है शासक के प्रति लगाव ज्यादा रहता है, विश्वसनीय होते हैं, ठीक है, शासक के साथ धोखा करने की संभावना इनकी कम होती है, जो कुल सैनिक होते हैं। दूसरा, क्योंकि कई पीढ़ियों से इनके परिवार में सैनिक वर्ग के लोग शामिल रहे हैं, तो ये जो युद्ध की कलाएं हैं, युद्ध कलाओं को जल्दी से सीख लेते हैं, युद्ध कलाओं में जल्दी निपुण हो जाते हैं, ठीक। दूसरी उन्होंने बताया है मिलिशिया या किराएदार सेना, ठीक, कि ये सेना कैसे होगी, ये सेना किराए की सेना होगी। फिर तीसरा, मित्र देशों की सहायता से भर्ती। 4, युद्धबंदी। 5, जनजातीय। और 6, निगम सेना। अब देखिए, जो कुल की सेना हमने देख लिया कि कुल की सेना क्या है। मिलिशिया सेना जो थी, कौटिल्य ने मिलिशिया सेना ऐसी सेना को कहा है जो किराएदार सेना होती थी, जिसको युद्ध के समय किराए पर लिया जाता था। उसके बाद जब युद्ध खत्म हो जाता था तो वो सेना भी खत्म हो जाती थी, ठीक है, उस सेना का भी काम खत्म हो जाता था, तो ये किराए की सेना थी। मित्र देशों की सहायता से सेना में भर्ती कैसे होती थी कि देखिए, जैसे कोई किसी राज्य के साथ में युद्ध काल है, युद्ध काल के समय में उसके सैनिक कम पड़ रहे हैं, तो उसके जो मित्र देश होते थे, मित्र देश उसे सहायता देते थे, सैनिक सहायता देते थे, तो ये मित्र देशों की सहायता से भर्ती सेना होती थी, ठीक है। फिर युद्धबंदी होता था कि युद्ध के समय में जो सैनिक होते थे, जिन सैनिकों को बंदी बनाया जाता था, ठीक है, उन सैनिकों को ये सेना में शामिल किया जाता था।
जनजातीय सेना जो वनों में रहने वाले लोग थे, ठीक है, वो जनजातीय सेना में शामिल होते थे, ठीक है। उसके बाद निगम सेना होती थी कि जो राज्य का बंटवारा किया गया था, प्रांतों में बंटवारा किया गया था, उनके जो अधिकारी होते थे वो अधिकारी भी अपने पास में कुछ सेना रखते थे, और वो सेना कैसी सेना होती थी? निगम सेना होती थी। ये बताया उन्होंने सेना के प्रकार, और ये सब हमने किसमें देखा है? राज्य के छठे अंग में, जिसको दंड या सेना कहा गया है। अब देखिए, ये जितनी भी सेना होती थी, इन सेना का जो संचालन होता था, वो संचालन किसके द्वारा होता था? कमांडर इन चीफ के द्वारा। कमांडर इन चीफ या फिर सेनापति या कमांडर इन चीफ के द्वारा इस सेना का जो संचालन होता था वो संचालन किया जाता था। इसके बाद जो दंड या सेना में है, दंड या सेना में कौटिल्य ने राज्य के कुछ उद्योग भी बताए हैं, ठीक है, युद्ध के प्रकार भी बताए हैं। वो देख लेते हैं एक करके कि वो क्या थे। देखिए, रक्षा उद्योग क्या थे, ठीक है, रक्षा उद्योग कौटिल्य ने बताए हैं। सेना से संबंधित रक्षा उद्योग क्या क्या थे उस समय पे। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो रक्षा उद्योग होते थे वो राज्य द्वारा संचालित होते थे, ठीक है, उनका जो संचालन होता था वो राज्य द्वारा होता था। इन उद्योगों में रथ बनते थे, घेराबंदी करने वाले इंजन बनते थे, इसके अलावा तंबू, ट्रॉली, इस तरह की जो चीजें होती थी, मतलब युद्ध संबंधी जो उपकरण होते थे, युद्ध संबंधी उपकरण रक्षा उद्योगों में बनते थे। और हमें ये ध्यान रखना है कि जो रक्षा उद्योग है वो पूरा किसके द्वारा संचालित होता था? राज्य द्वारा संचालित होता था। एक बात हमें ये भी याद रखनी है कि जो कौटिल्य ने नौसेना का कोई वर्णन नहीं किया है। फिर जो सेना है, सेना का विभाजन उन्होंने किस प्रकार किया है कि पैदल, घुड़सवार, रथ सेना, हस्ती या हाथी सेना। इसका प्रयोग कब किया जाता था? इसका प्रयोग युद्ध के समय किया जाता था, ठीक है, युद्ध के समय। युद्ध हाथी भी कहा जाता है इसे, मुख्य रूप से इसका अर्थ ये है, ठीक है। पैदल सेना होती थी, घुड़सवार सेना होती थी, रथ सेना होती थी और हाथी सेना होती थी। 4 प्रकार की सेना उन्होंने बताई है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कौटिल्य ने जो युद्ध हैं, युद्ध के कितने प्रकार बताए हैं, कौन कौन से प्रकार युद्ध के उन्होंने बताए हैं। सबसे पहला उन्होंने बताया है मंत्र युद्ध। देखिए, जो मंत्र युद्ध होगा, मंत्र युद्ध में क्या होगा? मंत्र युद्ध कैसे राजा के द्वारा किया जाएगा कि कोई ऐसा राजा जो कि कमजोर राजा होगा, जो सैनिक दृष्टि से कमजोर होगा, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर होगा, ठीक है, और उसे पता है कि कोई एक मजबूत राजा है जो कि मेरे साथ युद्ध करने को तत्पर है, तो ऐसे समय में वो क्या करेगा? ऐसे समय में वो कूटनीति का सहारा लेगा, ठीक है, कूटनीति का प्रयोग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसे पता है कि जो मजबूत राजा है, मेरे साथ में जो मजबूत राजा युद्ध के लिए तत्पर है, उस राजा का मैं मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, उस राजा के खिलाफ मैं युद्ध में जीत नहीं पाऊंगा, इसलिए जो कमजोर राजा है वो कूटनीति का प्रयोग करता है, ठीक है। इसी युद्ध को कौटिल्य ने क्या कहा? मंत्र युद्ध कहा है। प्रकाश युद्ध युद्ध का जो सबसे प्रचलित प्रकार है, ये हो गया प्रत्यक्ष युद्ध हो गया, जिसमें जो सेना है, सेना आमने सामने युद्ध लड़ती है, वो हो गया प्रकाश युद्ध। कूट युद्ध और कूटनीति युद्ध में हमें कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि कूट युद्ध हमारा अलग है और मंत्र युद्ध हमारा अलग है। मंत्र युद्ध में कूटनीति का प्रयोग किया जाता है। कूट युद्ध में क्या होगा? कूट युद्ध में होता है कि जो दुश्मन का क्षेत्र होता है, ठीक है, शत्रु का जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में घात लगाई जाती है। सैनिकों को कहा जाता है कि आप दुश्मन के क्षेत्र में घात लगाइए, और अनियमित युद्ध किए जाते हैं, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि एक बार में ही कोई युद्ध हो रहा है, बल्कि अनियमित युद्ध किए जाते हैं दुश्मन के क्षेत्र में घात लगाकर। ये हो गया कूट युद्ध। और फोर्थ है तुस्नीम युद्ध। इसको सबसे बेहतर युद्ध कहा था कौटिल्य ने, सबसे बेहतर युद्ध कहा था, इसका कौटिल्य ने समर्थन किया था। तुस्नीम युद्ध कैसा युद्ध था कि इसमें जो दुश्मन का क्षेत्र है, दुश्मन के क्षेत्र में तोड़फोड़, लक्षित हत्याएं, गुप्त अभियान शामिल होते हैं, ठीक है। तुस्नीम युद्ध क्या होगा कि तुस्नीम युद्ध में जो राजा का क्षेत्र है, जो दुश्मन का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में चीजों में तोड़फोड़ की जाएगी, सामान में तोड़फोड़ की जाएगी, लोगों को लक्ष्य बनाकर उनकी हत्या की जाएगी, ठीक है। राजकाज में कार्य करने वाले जो लोग हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं या जो महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोग हैं, उन लोगों की जो हत्या है वो कैसे की जाएगी? लक्षित हत्या की जाएंगी, ठीक है, लक्ष्य बनाकर हत्या की जाएंगी। और या फिर इसमें ये सारे अभियान कैसे होंगे? ये सारे अभियान गुप्त अभियान होंगे, ठीक है, गुप्त अभियान कहलाएंगे। और इसका ही जो कौटिल्य ने इस युद्ध का समर्थन किया था, इसे सबसे बेहतर युद्ध उन्होंने माना था। क्यों माना था? क्योंकि इसमें जो राजा है, राजा के सैनिकों की और धन की और समय की ज्यादा बर्बादी नहीं होती है। इन युद्धों में जो कौटिल्य ने जो राजा को सलाह दी थी कि आपको लंबे युद्ध नहीं करने हैं, लंबे युद्धों से आपको बचने की कोशिश करनी है, जितना हो सके लंबे युद्धों से आपको बचना चाहिए, ठीक है।
अब देखिए ये तो हो गया, उन्होंने जो राजा ने युद्ध बताए थे, युद्ध के प्रकार बताए थे, युद्ध के प्रकार हमने देख लिए, रक्षा उद्योग हमने देख लिया है। अब हम इसके साथ में ये भी देख लेते हैं कि युद्ध के अलावा उन्होंने और कौन कौन सी गतिविधियां थी जो राज्य में दंड या सेना के रूप में कार्य करती थी। इसी में दंड और सेना में ही हम देख लेते हैं गुप्तचर व्यवस्था, क्योंकि ये भी राज्य की सुरक्षा से संबंधित है। गुप्तचर व्यवस्था भी थी। जो गुप्तचर होते थे, कौटिल्य ने कहा कि जो गुप्तचर होंगे उनकी नियुक्ति किस लिए होगी, कि वो मंत्रियों के कामकाज पर नजर रखेंगे, वो प्रतिकूल जनमत पर नजर रखेंगे, अन्य राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो गुप्तचर की नियुक्ति है, गुप्तचर की नियुक्ति की आवश्यकता उन्होंने क्यों बताई है? उनका कहना था कि देखिए जो शासक वर्ग होता है, ठीक है, शासक के जो अधीन कर्मचारी होते हैं, उन कर्मचारियों में शासक को ये नहीं पता होगा कि जो मेरे कर्मचारी है, मेरे कर्मचारियों में विद्रोह की भावना कहाँ फैल रही है, कौन मेरे अधिकार, ऐसा कौन सा कर्मचारी है जो मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहा है। राजा को अपने आप से ये चीजें पता नहीं होती है। राजा को इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए राजा को गुप्तचरों की व्यवस्था करनी होगी। ये गुप्तचर राजा के उच्च पदों से लेकर निम्न वर्ग तक के लोगों तक में काम करते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या करता होगा कि मंत्रियों के कामकाज पर ये नजर रखते हैं। सबसे पहला तो काम यही होगा कि मंत्रियों के मन में विद्रोह की कोई आशंका या विद्रोह की कोई संभावना तो नहीं है, ठीक है, विद्रोह की कोई प्रवृत्ति तो नहीं पनप रही है। उसके बाद प्रतिकूल जनमत पर नजर रखना। प्रतिकूल जनमत पर नजर कैसे रखी जाएगी कि जो जनता है, ठीक है, राजा शासक की जो प्रजा है, प्रजा में कहीं कोई ऐसा कार्य तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई ऐसी प्रवृत्ति तो नहीं पनप रही है जिससे कि जो प्रजा है, प्रजा राजा के खिलाफ हो रही हो या राजा के खिलाफ किसी तरह का अभियान करने की कोशिश कर रही हो। अन्य राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि जो राजा है, राजा के जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो मजबूत राज्य हो चाहे वो कमजोर राज्य हो, वे राज्य जो राजा है, जो अपने देश का राजा है, उसके प्रति कैसी नीतियां अपना रहे हैं, इन सब के जो कार्य होंगे ये सब किसके द्वारा देखे जाएंगे? गुप्तचरों के द्वारा देखे जाएंगे। उन्होंने अपने राज्य में प्रमुख गुप्तचरों या जासूसों के बारे में बताया है कि कौन जो जासूस होंगे वो कौन कौन से होंगे और किस वेश में होंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। इतने लोग थे। इसके अलावा और भी इन्होंने गुप्तचरों की सूची दी है, जैसे जो वैसे वृत्ति करने वाली महिलाएं होती थी उनमें भी जासूसों की एक श्रेणी होती थी, उनमें भी महिलाएं जासूस होती थी। ये हमने मुख्य रूप से यहाँ पर देखा है कि जो कपाटिक है वो शिष्य के रूप में जासूस होता था, उदास्थिता है वो वैरागी के रूप में जासूस होता था, ग्रहपैटिक है वो ग्रहधारक के रूप में जासूस होता था, वैदेहिक व्यापारी के रूप में, तापस तपस्वी के रूप में, संतरी सहपाठी के रूप में, रसदा विशेषज्ञ के रूप में और भिक्षुक की भिखारी महिला के रूप में ये जासूस होते थे जो राज्य द्वारा नियुक्त किए जाते थे, ठीक है। अब देखिए ये हमारे कितने हो गए हैं? 6 अंग हो गए हैं। हमारा एक लास्ट का अंग रह गया और वो है मित्र, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मित्र को। मित्र या सहयोगी, इसकी तुलना मानव शरीर के किस अंग से की गई है? कान से की गई है। कान से मित्र की तुलना की गई है। मित्र के उन्होंने कुछ गुण बताए हैं कि जो आदर्श सहयोगी होगा या आदर्श मित्र होगा उसके गुण क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो गुण होगा कि वो लंबे समय से किसी व्यक्ति का मित्र होगा। राजा का मित्र जो होगा वो लंबे समय से होगा, ठीक है, क्योंकि लंबे समय तक मित्र कौन रह सकता है? लंबे समय तक मित्र वही रह सकता है जो कि हमारे प्रति ईमानदार हो, ठीक है। लंबे समय से राजा का मित्र होगा। दूसरा, वो राजा के कार्यों का निरंतर समर्थन करेगा, ठीक है। किसी भी काम में राजा को ये नहीं कहेगा कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। राजा के कार्यों का वो लगातार समर्थन करने वाला होगा। राजा द्वारा नियंत्रित किया जा सकता हो, ठीक है, राजा द्वारा नियंत्रित किया जा सकता हो, ऐसा व्यक्ति राजा का मित्र होने के लायक होगा, योग्य होगा, ठीक है। उससे ये एक आशा की जाती है कि वो राजा को धोखा नहीं देगा, ठीक है। ये सारे गुण मित्र में किस लिए देखे जाते हैं? ये सारे गुण मित्र में इसलिए देखे जाते हैं कि जो वो मित्र होगा, मित्र राजा को धोखा ना दे। सबसे अच्छा मित्र किसे बताया है कौटिल्य ने? सबसे अच्छा मित्र होगा कोई ऐसा राजा होगा, ठीक है, जो अपने जो संप्रभुता है, अपनी संप्रभुता त्याग कर अपना जो मित्र राजा है, अपने मित्र राजा की अधीनता स्वीकार कर ले। ऐसे राजा को उसने कहा है कि ऐसा राजा जो विजयकुशल राजा होगा या फिर जो शक्तिशाली राजा होगा, शक्तिशाली राजा का सबसे अच्छा मित्र होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी अधीनता अपनी मर्जी से त्यागी है, अपना राज्य अपनी मर्जी से दूसरे राजा के हाथ में दे दिया है, उस राजा के हाथ में दे दिया है, अपनी मर्जी से उसने अपनी संप्रभुता त्याग दी है। और इसीलिए जो ये राजा होगा, ये राजा मुख्य राजा का सबसे अच्छा मित्र होगा। तो इस तरह से देख लीजिए, हमने राज्य के 7 अंग देख लिए हैं। सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 अंग देख लिए हैं हमने। राजा, अमात्य, दुर्ग, कोष, मित्र, सेना,
पद, ठीक है, मित्र, सेना और जनपद, ये सारे अंग हमने देख लिए हैं। अब हम देखें, कल हम देखेंगे जो मंडल सिद्धांत उन्होंने दिया था, क्योंकि मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में एमए में मंडल सिद्धांत है, अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत भी है, मंडल सिद्धांत भी है। तो कल हम देखेंगे मंडल सिद्धांत के बारे में, उनकी क्या अवधारणा थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।